वेलकम टू डेली फैक्ट पॉलिटी क्लास सिक्स पॉलिटी की सीरीज हमने शुरू की है रिगार्डिंग द हाई कोर्ट एग्जाम, क्योंकि हाई कोर्ट का एग्जाम हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो जुडिशरी का पेपर है। और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो संविधान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें जो है वो हम 5 क्लासेस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रेम्बल के बारे में बात की थी, हमने सेलिएंट फीचर्स हमारे संविधान के पढ़े, हमने जो है वो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स पढ़े, उन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा, हमने यूनिटरी और फेडरल फीचर्स को पढ़ा। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन जाता है कि कौन सा यूनिटरी है कौन सा फेडरल फीचर है, इस तरह से जो है वो प्रीवियस अगर आप पेपर्स देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो सिमिलर उसी फेज में जो है वो आज का हमारा टारगेट रहेगा कि हम अमेंडमेंट जो है लाइक हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स या प्रेजेंट जो हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम अपने संविधान में चेंजेस कर सकते हैं। और चेंजेस करने के जो ये पावर रहती है पार्लियामेंट के पास रहती है, और पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो एक अमेंडमेंट के थ्रू होती है। और अमेंडमेंट के ही थ्रू ही जो है वो हमारे संविधान में कोई भी चेंज किया जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे, प्लस साथ में देखेंगे किस तरह से प्रोसीजर रहता है, कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1951 से लेकर फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो 1951 में हुई थी। फर्स्ट अमेंडमेंट से लेकर अभी रिसेंटली 2024 तक जितनी भी हमारी अमेंडमेंट हो रखी है उतनी हम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विद एग्जाम्पल देखेंगे। और कोशिश हमारी साथ के साथ में ये भी रहेगी कि अगर कोई वीडियो हमारी हमारी इस वीडियो को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा है तो उस केस में भी हम देखेंगे कि किस टॉपिक को हम किस तरह से लिंक कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे एक अमेंडमेंट होती क्या है। देखो, अमेंडमेंट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक डॉक्ट्रिन हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कानून है, अभी क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर रहता है कि वो फेडरल इन नेचर होता है। दैट मीन्स पावर जो है वो किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी हमारे संविधान को अमेंड करने के लिए। तो हमारे संविधान का नेचर जो है वो फेडरल है, और पावर किसके पास चलेगी, पार्लियामेंट के पास चलेगी। तो जब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो संविधान को अमेंड करे, तो उस केस में कोई प्रोसेस होगा, कोई प्रोसीजर होगा, उसको तो हम देखो बाद में डिस्कस करेंगे अभी एट द एंड। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि अमेंडमेंट में किस तरह से चेंजेस किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कोई अभी प्रेजेंट टाइम पे हमें क्या कर लगता है कि कोई एक कानून है और इस कानून को अभी थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। हमारे संविधान में कोई आर्टिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल लेते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन फिर उसके बाद हमें लगा कि राइट टू प्रॉपर्टी अभी फंडामेंटल राइट में ठीक है, ओके, नो डाउट फंडामेंटल राइट है सबका, लेकिन अभी वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। तो दैट मीन्स फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, और रिस्ट्रिक्शन में अगर वो आता है तो उसको जो है वो सरकार जो है वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर कानून बना सकती है। तो तब देन क्या होता है, सरकार क्या करती है, हमारे संविधान यानी कि फंडामेंटल राइट्स में जो है वो कुछ चेंजेस लाती है, और वो चेंजेस जब लाए जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है अमेंडमेंट। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हो गया। देन भारत में अगर हम बात करें अमेंडमेंट के कंसेप्ट को, तो अमेंडमेंट से ही क्लियर होता है कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि हमारे संविधान में चेंजेस किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड, उसके बाद जो हमें याद रखना है कि हमारा संविधान रिटन डॉक्यूमेंट है और एक ही डॉक्यूमेंट है। तो दैट मीन्स यहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको एक ही बुक में कोडिफाइड मिलेंगे। तो अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो उसी एक बुक में चेंज होंगे, नई कोई बुक नहीं बनेगी अलग से। जैसा अगर हम बात करें ब्रिटेन के केस में, तो वहाँ पे जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूके में। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई कानून बनाना है नया, तो चेंजेस नहीं करेंगे, नया ही कानून बना देंगे, पुराना बुक अलग रहेगी, नई बुक अलग बन जाएगी, यानी कि नई रूल बुक अलग से बन जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है वो वहां पर होती है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि संविधान जो है वो लिखित रूप में नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पर संविधान लिखित रूप में है, तो अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हमें उसी संविधान में चेंजेस करने हैं, कोई नया जो है वो संविधान नहीं बनाना है। तो ये मेन टारगेट रहता है। देन अगर हम बात करें टाइप्स की कि कितने तरह की अमेंडमेंट होती है, तो बेसिक अगर हम बात करें तो 3 तरह की अमेंडमेंट होती है। एक सिंपल मेजोरिटी के साथ, जिसमें जो है वो हमें आर्टिकल 368 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अभी आर्टिकल 368 क्या है, इसको भी हम जो है वो पूरा इन डिटेल देखेंगे, समझेंगे कि आर्टिकल 368 किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस साथ में जब हम बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी की, तो ये क्लियरली समझना है, हमें बात ध्यान रखनी है कि जब भी आर्टिकल हमें कोई भी सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट करनी है, तो उस केस में आर्टिकल 368 की तरफ हम देखेंगे भी नहीं, हमें जरूरत ही नहीं आर्टिकल 368 की तरफ देखने की, ऐसा यहाँ पर क्लियरली हमारे संविधान में कहा गया। तो सिंपल मेजोरिटी से किस तरह से अमेंडमेंट होगी, क्या होगा, वो हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी में क्या आता है कि जितने मेंबर प्रेजेंट है, मोर देन 50% उनकी वोटिंग एंड शेयर चाहिए।
प्रेजेंट इन वोटिंग जितने मेंबर्स हैं, सिंपल मेजोरिटी में हमें मेंबर्स चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें 50% से ऊपर जब सिर्फ वोट चाहिए, सिंपल ही एक समझ लो कि जब भी कोई अमेंडमेंट करनी है तो उस सिंपल मेजोरिटी के थ्रू आपको सिर्फ 50% से ऊपर वोट चाहिए। अगर आपके पास वोट्स आ गए तो फाइनली क्या कर सकते हो, आप अमेंडमेंट कर सकते हो। बट लेकिन यहाँ पर एक इफेक्ट रहता है कि हमें अपने बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करना है। अगर सिंपल मेजोरिटी से भी आप कुछ अमेंड कर रहे हो तो यहाँ पर क्लियर रहता है कि आपको फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करना, और फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, वो एक तरह से जो है वो बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर का पार्ट है। और साथ में यहाँ पर यह रहता है कि जो हमारे संविधान की फंडामेंटल जो वैल्यूज है, फंडामेंटल जो बेसिक कंसेप्ट है, उनको भी इफेक्ट नहीं करना। देन उसके बाद बात आती है फिर किसको अमेंड कर सकते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू। तो देखो सबसे पहले अगर कोई नई स्टेट बनानी है या फिर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है या किसी स्टेट का एरिया चेंज करना है, तो उसके रिगार्डिंग दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। ये सिंपल मेजोरिटी से होंगे, इनके लिए कोई आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो क्या है, एरिया तो उतना ही रहेगा नेशन का जितना मेंशन्ड है, सिर्फ अंदर हम इंटीरियर पे जो है वो चेंजेस ला रहे हैं स्टेट्स में, तो दैट मीन्स ये सिंपल मेजोरिटी से होगा। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अगर बनानी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर्टिकल 169 के अंडर बनेगी। ये बाईकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि अपर हाउस लोअर हाउस कुछ स्टेट्स में भी है, और उस केस में अगर वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, असेंबली के बाद एक काउंसिल यानी कि अपर हाउस स्टेट में बनाना है या अबॉलिश करना है, तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से होगा। और ये आर्टिकल 169 के अंडर जो है वो आपका जो है वो मेंशन है, यानी कि आर्टिकल 169 लिंक करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। देन उसके बाद सैलरीज हो गई, एमपी मिनिस्टर्स या जजेस की जितनों की भी सैलरीज हो गई, ये सभी जो है वो आपकी सिंपल मेजोरिटी से अमेंड होगी। देखो इसमें भी कोई आपको ऐसे संविधान में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, संविधान में अमेंडमेंट होगी लेकिन स्पेशल मेजोरिटी वाला यहाँ पर नहीं चाहिए, सिंपल ही चाहिए, सिंपल से हो जाएगा। फिर उसके बाद डीलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूंसीज। कंस्टिट्यूंसीज मतलब जैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन में क्या होता है, वोट हम डालने जाते हैं और किस तरह से कंस्टिट्यूंसी बनाई जाएगी वो सब डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, पॉपुलेशन के ऊपर। अब पॉपुलेशन डिसाइड करती है किस रीजन में जितनी पॉपुलेशन है उसको सीट्स उसी तरह से मिलेगी, उसी तरह से जब वो कंस्टिट्यूंसीज बनेगी। तो इसके लिए एक डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कमीशन अपॉइंट करते हैं। हर एक सेंसस के बाद, जब भी एक सेंसस होती है उसके बाद जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, और अभी तक टोटल जो है वो 4 बार जो है वो कमीशन बन चुका है, और इसको 2026 तक जो है वो स्टिल जो है वो इसके बाद जो है वो मतलब एक तरह से स्टे लग गई थी, इसके ऊपर रोक दिया गया था कि 2026 के बाद होगा अभी डीलिमिटेशन कमीशन। टोटल 4 बार जो है वो अभी हो चुका है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, 4 बार ये पूछा जा सकता है पेपर में। देन उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस के हमारा जो 8th शेड्यूल है, अगर हम ओरिजिनली बात करें तो उसमें 14 लैंग्वेजेस थी, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू जो है वो यहाँ पर जो है वो लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। ये अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यूपीएससी सीएससी 2024 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन रखा है अमेंडमेंट्स को लेकर कि जो 8 लैंग्वेजेस बाद में ऐड की गई वो कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई। तो दैट मीन्स टॉपिक इन डेप्थ में, और टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके थ्रू जो है वो सिंपल मेजोरिटी में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको मेंस में लिखने के लिए आता है तो आप इजी कोई ना कोई एक एग्जांपल यहाँ से उठाकर लिख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके 2 पॉइंट क्लियर होंगे। एक पहला कि आपको ये क्लैरिटी होगी प्रॉपर पूरी कि किस तरह से अमेंडमेंट हो रही है, ठीक है। प्लस साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से जो हमारे फीचर्स हैं या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें जो है वो हमारे संविधान में हम सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अमेंडमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, सिंपल मेजोरिटी में जब भी हम अमेंडमेंट करते हैं तो उस केस में हमें क्या है, सिंपल मेजोरिटी यानी कि 50% से ज़्यादा बस सीट चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। देन उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी की हम बात करें, सारी गेम ना स्पेशल मेजोरिटी की है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब आपके पास एक तो 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट है एंड वोटिंग, मतलब क्या है कि आपके पास मान लीजिए आपके पास 100 सीट्स हैं, ठीक है, 100 लोग प्रेजेंट हैं और उन 100 लोगों को आपको 2/3 चाहिए, तो 2/3 जो है वो आपका जो है वो इन लोगों को चाहिए, तभी बात बनेगी। तो ये की पॉइंट रहता है, ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले। देन उसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया कि टोटल मेंबरशिप जो है हाउस की उसका भी 50% चाहिए, यानी कि मान लीजिए टोटल मेंबरशिप कितने हो गए, 150 फॉर एग्जांपल समझते हैं, और प्रेजेंट कितने 100, तो प्रेजेंट का 2/3 चाहिए, और प्लस एक आए कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 150 का आधा कितना हुआ 75, तो एक तो 75 से ज्यादा होनी चाहिए सीट्स, और ऊपर से क्या है कि 100 का 2/3 होना चाहिए। तो ये क्लियर होता है कि हमारे पास कम से कम सीट्स ज्यादा से ज्यादा 80 to 85 होनी चाहिए। जब आप 80 to 85 जो है वो वोटिंग सपोर्ट लेकर आते हो तभी स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू अमेंडमेंट की जा सकती है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, याद रखना। देन यहाँ पर जो ये प्रोसेस रहती है पूरी की पूरी आर्टिकल 368 को, मतलब आर्टिकल रिगार्डिंग दिस की आपको स्पेशल मेजोरिटी करनी है, तो इस केस में हम एक आर्टिकल को फॉलो करते हैं, दैट इज आर्टिकल 368।
आर्टिकल 368 के थ्रू ही जो है वो हमारे संविधान में अमेंडमेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल मेजॉरिटी। और इस केस में यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है और आर्टिकल 368 में क्लियरली मेंशनड है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना आर्टिकल 368। देन उसके बाद यहाँ पर एक कंसेप्ट और अप्लाई होता है, ठीक है, जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, वो ये कि एग्जाम्पल्स क्या रहते हैं। देखो हमारे फंडामेंटल राइट्स, अगर हमारे, क्योंकि फंडामेंटल राइट बेसिक है, हमारे संविधान का पार्ट है, और अगर हमें फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है तो उस केस में हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। पहला, डीपीएसपी में अगर हमें अमेंडमेंट करनी है तो भी हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और ऐसा हो भी रखा है। फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी 1951 में, तो वो स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू हुई थी। देन उसका 42nd अमेंडमेंट हुई थी डीपीएसपी में, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये क्वेश्चन में बनता है पेपर में कि ये कौन से वर्ड्स को ऐड किया गया है, तो याद रखना सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स को जो है वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो ऐड किया गया हमारे संविधान में। या फिर हम बात करें प्रैम्बल में ऐड किया गया, तो यहां पर यह भी क्लियर होता है कि प्रैम्बल में भी जो है वो अमेंडमेंट की जा सकती है। तो ये दैट मीन्स कि प्रैम्बल क्या है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट की जा सकती है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, लाइक यूनियन एंड स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स में, तो उस केस में भी जो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो पावर आर्टिकल 368 में सारी की सारी पावर चलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन अभी यहां पर दूसरा एक प्रोविजन आता है कि स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए अगर आप किसी भी हमारे संविधान का वो पार्ट अमेंड कर रहे हैं जो कि फेडरल स्ट्रक्चर से लिंक कर रहा है। क्योंकि हमने ये भी कहा है कि हमारा संविधान फेडरली नेचर है, बट लेकिन हमारे पास जो है वो यूनिटरी फीचर्स भी है। यूनिटरी फीचर्स में आप सेंटर को स्ट्रांग बना रहे हो, नो डाउट, लेकिन जब अमेंडमेंट करनी है, स्पेशली अगर कोई वो प्रोविजन है या कोई वो आर्टिकल है जो फेडरल स्ट्रक्चर से लिंक कर रहा है, उस केस में अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हो तो देन यहां पर आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए बोथ हाउसेज की, जो पहली कंडीशन हो गई। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि रेटिफिकेशन चाहिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। मान लीजिए अगर 28 स्टेट्स हैं तो आधे से ज्यादा लोगों की जो है वो यहां पर मंजूरी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द फेडरल स्ट्रक्चर, और यहां पर जो मंजूरी चाहिए वो चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से। तो ये भी ध्यान रखना कि सिंपल मेजॉरिटी से जो है वो आपको बाद में जो है वो यहां पर जो है वो क्या चाहिए, एक तरह से परमिशन चाहिए अगर आप जो फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड कर रहे हो। तो अब यहाँ पर कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें जो है वो आपका स्टेट रेटिफिकेशन जरूरी रहती है। तो सबसे पहला आता है कि इलेक्शंस अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कराने हैं, आर्टिकल 54 और 55, ये दोनों आर्टिकल जो है वो अगर आपको इसमें अमेंडमेंट करनी है तो उस केस में आपको क्या चाहिए, स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबका, सेंटर का भी, स्टेट का भी, और हमारा यानी कि कॉमन पीपल का भी, तो दैट मीन्स परमिशन चाहिए, स्टेट्स की परमिशन चाहिए और सेंटर की परमिशन यानी कि रेटिफिकेशन। देन उसके बाद अगर जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है उनको एक्सटेंड करना है, जैसे कि 73 और 162, इसमें अगर आपको आर्टिकल्स के थ्रू यूनियन गवर्नमेंट की पावर्स को एक्सटेंड करना है तो दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव पावर आप तभी एक्सटेंड करोगे ना दूसरे की परमिशन लेकर आओगे, तो स्टेट्स की परमिशन इसमें भी चाहिए। फिर उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर्स की, जो लेजिस्लेटिव पावर्स है 7 शेड्यूल की, अगर आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे मान लीजिए किसी को आप हेल्थ आपने कंकरेंट लिस्ट में डालना है, या आप एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डालना है, या कोई भी ऐसी अमेंडमेंट रहती है 7 शेड्यूल के रिगार्डिंग, तो उसमें भी आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स रेटिफिकेशन चाहिए। फिर उसके बाद जो आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए भी आपको जो है वो स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए। और आर्टिकल 368 इटसेल्फ, कि अगर आपको आर्टिकल 368 को ही अमेंड करना है तो उस केस में भी आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और कैसे, क्योंकि देखो आर्टिकल 368 में सारी की सारी प्रोसीजर है। अब उसको अगर अमेंड करना है, सेंटर अगर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही उसको अमेंड कर लेगी, ठीक है, सेंटर ही जो है वो कहती है कि मैं ही जो हूँ इसके थ्रू अपनी अमेंडमेंट कर लेती हूँ सारी, तो फिर स्टेट्स का तो मतलब ही नहीं बनता। तो जो आपको बेस प्रोवाइड कर रहा है आर्टिकल 368, अगर आपको उसको भी अमेंड करना है तो उस केस में भी आपको स्टेट्स की रेटिफिकेशन फिर चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है काफ़ी। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से अमेंडमेंट, तो देखो सबसे पहला तो एक कंसेप्ट याद रखना कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी 1951 में, जिसके थ्रू जो है वो ये कहा गया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का, कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। तो दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का पार्ट है, रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है, बट लेकिन चैलेंजेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है। अगर हमारे राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं इन केस लाइक, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पर जो वो थोड़े से चेंजेस इसमें आए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर मतलब आर्टिकल 19 स्पेशली यहाँ पर जो है वो टारगेट किया जा रहा है कि आर्टिकल 19 को अगर आप यहाँ पर हेबियस कॉर्पस और वो आपके राइट्स जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं।
तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो मेनली टारगेट किया गया है, और उस जिसको यहाँ पर जो है वो एक फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू एक आर्टिकल को भी ऐड किया गया, दैट इज एक शेड्यूल को भी ऐड किया गया था। और इसमें 13 आपका 31C है, 31C और 9 शेड्यूल में यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करें, इसको ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट से। इसमें ये कंसेप्ट आता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए अब हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर डिवाइड कर रखी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करेगा, कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा, और जुडिशरी क्या करेगा, देखेगा कानून सही है या नहीं है। अब ये कानून बन गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। अब लेजिस्लेचर को ये पता है, एग्जीक्यूटिव को भी पता है कि भाई फंडामेंटल राइट पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना जुडिशरी का काम है, तो दैट मीन्स वो जुडिशरी यानी कि जुडिशियल रिव्यू होगा। अब जब जुडिशियल रिव्यू होगा तो उससे तो बचना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम वेलफेयर कैसे प्रमोट करेंगे, क्योंकि हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरफ से कह दिया कि वेलफेयर भी प्रमोट करो और भाई बैलेंस भी बना के चलो। तो उन्होंने क्या किया, 9 शेड्यूल को ऐड कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि जो भी कानून इस 9 शेड्यूल के अंदर चल जाएगा उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अभी ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, 1973 से पहले के जितने भी केस है उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। इसको भी हम देखेंगे, एक केस पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग, उसमें इसको पूरा प्रॉपर स्टडी करेंगे। तो याद रखना 9 शेड्यूल को जो है वो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बचाया गया फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 9 शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। इसको याद कर लेना, ठीक है, बेसिक रहेगा। देन उसके बाद 42nd अमेंडमेंट हुई 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। बहुत सारे चेंजेस हमारे संविधान में लाए गए, जिसमें जो है वो सेंट्रल जो पावर्स थी उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया गया, स्ट्रेंथन किया गया पावर को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। यहाँ पर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया। प्लस साथ में यहाँ पर क्या है, गिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स। मतलब क्या हुआ, देखो इन्होंने क्या, आर्टिकल जो आपका 42nd अमेंडमेंट थी, इसने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डीपीएसपी को बता दिया। डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट से ऊपर है कुछ केसेस में जो है वो डीपीएसपी जो है वो, क्योंकि वेलफेयर प्रमोट करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वेलफेयर तभी प्रमोट होगा अगर जो है वो कुछ फंडामेंटल राइट्स को फिर रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसका 44th अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, और इस अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, एक कोशिश की गई कि बैलेंस बनाया जाए। पहले जो आपका डीपीएसपी को जो है वो सुपीरियर कहा गया था विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट इन सर्टेन केसेस, तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। और प्लस साथ में यहाँ पर कोशिश की गई कि जो इमरजेंसी अगर लगती है तो उस केस में किस तरह से जो है वो सिविल जो लिबर्टीज़ है उसको सेफ गार्ड किया जाएगा। मतलब क्या है इसका, 1976-77 इमरजेंसी लगती है, तो जब इमरजेंसी लगती है तो उसके बाद फिर चेंजेस किए जाते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो स्ट्रॉन्ग पावर चली गई थी वो सारी पावर्स दोबारा जो है वो 44th अमेंडमेंट से ली गई, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स रहते हैं इन डिटेल, इसको पूरा आर्टिकल 42 आपका अमेंडमेंट 42 और अमेंडमेंट 44 इसको पूरा डिटेल में आपके लिए जो है वो अलग से वीडियोस लेकर आऊँगा, ताकि आपको पूरा क्लियर हो, क्योंकि इसमें बहुत लिस्ट रहती है अमेंडमेंट की कि कौन कौन से फीचर किस तरह से अमेंडमेंट किए गए, उसको पूरा डिस्कस करेंगे। फिर उसका 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 सिंपल लिंक करता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी के साथ, जिसमें पंचायती राज और लोकल बॉडीज स्पेशली इन द अर्बन एरियाज यहाँ पर काम किया गया। यानी कि जो आपका ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो यहाँ पर जो है वो 1992 में इन 2 अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया। तो एक तरह से जो है वो ये सेलियंट फीचर भी रहता है हमारी संविधान का, 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्लस एक पॉइंट और हमें याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ से प्रमोट किया जा रहा है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट रहता है। और ये जो पंचायती राज है, यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है, दैट इज ग्राम सभा। ग्राम सभा इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। यहाँ पर जो है वो जितने भी लोग होते हैं जिनको जो है वो वोट डालते हैं, जो मतलब जिनको वोट डालने की पावर होती है, 18 साल या 18 साल से ऊपर होते हैं, वो वोट डाल सकते हैं, तो वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो एक तरह से जो मेन टारगेट यहाँ पर था सरकार का अमेंडमेंट के थ्रू, वो यही था कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो बॉटम टू टॉप होगी, ठीक है, एक अप्रोच लेकर चलेंगे। प्लानिंग जो है वो आपका नेशनल लेवल पर भी बनेगी, स्टेट लेवल पर भी बनेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनेगी और विलेज लेवल पर भी बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद 101 अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें जो है वो जीएसटी को ऐड किया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जिसको जो है वो 2016 के एक्ट के थ्रू जो है वो ऐड किया गया, और एक तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म का ये पार्ट है। और इसमें जो है वो फिर कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल रिलेशंस है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, उनको अल्टर किया गया। देन उसके बाद एक कंसेप्ट अप्लाई होता है, अमेंडमेंट और भी डिस्कस करेंगे आगे, बट लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट अप्लाई होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप इतनी सारी अमेंडमेंट कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की पावर आपने जो है वो 9 शेड्यूल के थ्रू थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट कर दी, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आने लगता है कि भाई ये तो गड़बड़ है, 9 शेड्यूल के नाम पे तो ये बहुत सारी अमेंडमेंट कर देंगे। तो देन फिर क्या हुआ, यहाँ पे केशवानंद भारती केस आता है 1973 में।
केशवानंद भारती केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि आप कुछ भी करो लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करना। ठीक है, आपके पास आर्टिकल 368 के अंडर जो है वो पावर है, आप संविधान को अमेंड कर सकते हो, प्रोसीजर है, ओके, नो डाउट, बट लेकिन आपको जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करना है। अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट किया तो फिर हम उस कानून को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो यहां से ये क्लियर होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि अगर वो थोड़ा सा भी वॉयलेट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सीधा कह देगा भाई ये वॉयलेट हो गया, कानून साइड करो। देन यहाँ पर फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि संविधान सर्वोपरि। तो जहां पर भी पार्लियामेंट सर्वोपरि हुई बस वहां पे वो कानून गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर सीधा कंसेप्ट आता है चाहे पावर पार्लियामेंट को कितनी ही मिल रही हो, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो पार्लियामेंट भी कुछ नहीं है। फिर उसका सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब देखो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो फर्स्ट अमेंडमेंट से बिल्कुल जो है वो कम कर दी थी, लिमिट कर दी थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया भाई देखो जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अगर आप कानून बनाते हो 9 शेड्यूल में ले जाते हो तो ऐसा नहीं है, 9 शेड्यूल वाला भी जुडिशियल रिव्यू का पार्ट होगा। दैट मीन जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इसको हटा नहीं सकते, आप पावर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते जुडिशियल रिव्यू की। फिर उसके बाद किस तरह से अमेंडमेंट होगी ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 368 का जो है वो मेन फैक्टर यही रहता है। तो देखो सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा, कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी रेजोल्यूशन, मोशन, कुछ भी है वो ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं होता, एक बिल होता है, पूरी प्रोसेस चलती है पार्लियामेंट में। तो उसमें देखो सबसे पहले क्या होगा कि बिल इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, फिर वो किसी भी हाउस में हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। अब यहाँ से ये क्लियर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है अगर, तो उस केस में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर है। प्रेसिडेंट साहब की परमिशन नहीं चाहिए, प्रेसिडेंट साहब की परमिशन इस केस में नहीं चाहिए। तो ये क्लियर याद रखना, ये क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट से क्वेश्चन एग्जाम में बन रखे हैं। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, ठीक है। अब अप्रूवल के केस में क्या होता है, आपके पास सिंपल और स्पेशल दो तरह की मेजोरिटी चाहिए। तो अगर आप आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट कर रहे हो तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी अगर आप फेडरलिज्म या फेडरल स्ट्रक्चर के साथ आप चेंजेस कर रहे हो, या जिसमें जो आपके स्टेट के आर्टिकल्स भी कुछ लिंक हो रहे हैं, यानी कि आपका स्टेट लेजिस्लेचर से कुछ आर्टिकल्स लिंक हो रहे हैं, जैसे 7 शेड्यूल हो गया, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उस केस में आपको स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए। फिर स्टेट रेटिफिकेशन आपके यहाँ पे जो सिंपल मेजोरिटी के साथ होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट रहती है, फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, असेंट देते हैं फाइनल बिल को, और फिर बिल जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है, और इंप्लीमेंटेशन की डेट जो है वो होती है, फिर उसके बाद बिल जो है वो काम करना शुरू कर देता है, यानी कि उसकी वर्किंग शुरू हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ चैलेंजेस रहते हैं। देखो अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं तो आपके पास क्रिटिकल इवैल्यूएशन में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। देखो पहले हम स्ट्रेंथ बताते हैं कि स्ट्रेंथ क्या रहती है जो हमारे संविधान में अमेंडमेंट की जा रही है। तो एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर कर रहा है कि हम कोई भी चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसको साइलेंट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, कि साइलेंटली जो है वो हम क्या कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी का ही फीचर है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ग्रीक आए, हमने ग्रीक कल्चर को एक्सेप्ट किया, हमने ग्रीक कल्चर को अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट किया, कैसे, अमेंडमेंट के थ्रू। फिर हमने देखा उसके बाद अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर का कल्चर हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रीजनल कल्चर राइज हुआ, बुद्धिज्म, जैनिज्म राइज हुआ, तो वी एक्सेप्टेड इट, हमने अपने संविधान में अमेंडमेंट किया, हमने एक्सेप्ट किया। फिर हमने देखा कि बाहर से और मुगल्स आने शुरू हुए, तो वी एक्सेप्टेड मुगल कल्चर, ठीक है। हमने मुगल कल्चर को एक्सेप्ट किया, हमने जो उसमें अच्छी बातें थी उसको अपने हिंदुइज्म में, या फिर अगर हम बात करें भारत में, ऑल ओवर एक्सेप्ट किया उसको। फिर देन उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, उसके बाद हम देखते हैं कि बाबर आया, ठीक है। बाबर के बाद फिर अगर हम बात करें, हमने इन्वेडर्स देखे, ब्रिटिशर्स भारत में आए, तो ब्रिटिशर्स को भी हमने एक्सेप्ट किया, ब्रिटिश का वेस्टर्न कल्चर हमने एक्सेप्ट किया, हमने वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़ाई करी। हमने वेस्टर्न एजुकेशन में जब पढ़ाई करी तो हमें पता चला कि सेल्फ रिलायंस, सेल्फ गवर्नमेंट भी कुछ होती है। हालांकि ऑल दीज एग्जिस्ट इन पहले से एग्जिस्ट था, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वैदिक कल्चर में थी, बट लेकिन वी एक्सेप्टेड इट, ठीक है। हमने इसको एक्सेप्ट किया, हमने इसको पढ़ा, हमने इसको अपने फिर मॉडर्न तरीके से जो है वो अपने सोसाइटी पर जो है वो कोशिश करी कि अपनी सोसाइटी में रिफॉर्म्स करें। तो इसके थ्रू सभी क्लियर होता है कि हम जो है वो अमेंडमेंट के जो फीचर है उसको ऑलरेडी अपनी सोसाइटी में फॉलो करते हैं। तो चेंज को एक्सेप्ट करना हमारी सोसाइटी का एक फीचर है, और इसीलिए भारत में जो है वो साइलेंट रेवोल्यूशन होते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कि आपके पास इलेक्टेड फॉर्म ऑफ हमारे जितने भी एमपी एमएलए रहते हैं तो उनकी परमिशन जो है वो रहनी जरूरी रहती है। तो इस तरह से जो है वो एक तरह से हम जो है वो कंसेप्ट प्रमोट करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। और देन उसका फेडरल सेफ गार्ड्स को भी यहाँ पर जो है वो कंसर्न में रखते हैं। जैसे कुछ स्टेट्स, अगर आपको मान लीजिए कुछ प्रोविजंस को आपको संविधान के अमेंड करना है, तो उस केस में आपके पास स्टेट्स की रेटिफिकेशन होनी काफ़ी जरूरी रहती है। तो ये बिल्कुल बेसिक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे वीकनेस भी रहती है कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखो सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी का ही खेल है, लेकिन सारी की सारी पावर किसके पास है,
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो बहुत लिमिटेड है, और उसमें पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है वो बहुत लिमिट की गई है, यानी कि फैक्ट करता है एक तरह से। फिर उसके बाद पॉलिटिकल मिसयूज भी रहता है, जैसे कि आपका आर्टिकल 42 सॉरी नॉट आर्टिकल 42 अमेंडमेंट 1976 की, तो ये इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है। आप एक पॉइंट इसमें और बता सकते हैं कि नाम ही चेंज किया है सिंपल स्पेशल मेजोरिटी का, बाकी प्रोसेस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। फिर कंक्लूड भी आप इसको कर सकते हैं कि अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो ठीक है, एक स्ट्राइकिंग बैलेंस बना के रखता है बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, एंड साथ में इंश्योर भी कर रहा है कि हमें जो है वो एक सस्टेन रहना है फ्यूचर चेंजेस के साथ। बट लेकिन साथ में जो है वो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें स्पिरिट को प्रमोट करना है बेसिक स्ट्रक्चर की, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज जो वेलफेयर का कंसेप्ट है वो तीनों जो है वो एक बैलेंस फॉर्म में चलना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक इस तरह से आप लिंक करके इसको पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे अमेंडमेंट्स के बारे में। देखो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी 1951 में, तो इसमें कौन कौन से चेंजेस किए गए? तो देखो सबसे पहले क्या होगा था, इंपावर द स्टेट टू एडवांस द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। मतलब क्या हुआ, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया, क्योंकि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो वही हुए जो आपके पास जो है वो जिनके पास जमीन नहीं थी। तो जमींदार के पास मैक्सिमम जमीन थी, और जमींदार का भी राइट टू प्रॉपर्टी और एक गरीब का भी राइट टू प्रॉपर्टी, नहीं कॉमन पीपल का भी राइट टू प्रॉपर्टी था। तो अब क्या हुआ, दोनों का ही इनकेस जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी इफेक्ट होगा। मतलब जमींदार का भी, अगर वो जमींदार जो है वो अपनी जमीन देता है, तो उस केस में जो है वो यहाँ पर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी था, और फिर तभी जो है वो आपका जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया, और उसकी वजह से ही जो है वो भूदान मूवमेंट जो है वो भारत में देखने को मिलती है। 9 शेड्यूल यहाँ पर ऐड किया गया था। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स रहते हैं, जो कि आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आता है, ठीक है, एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन मतलब 1973 से पहले आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जो ऐड किया गया था, यानी कि पार्ट 4 का न्यू जो डीपीएसपी का पार्ट न्यू 4 फोर्थ ए जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया, इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें कुछ ड्यूटीज होंगी। ओरिजिनली जो है वो 10 ड्यूटीज थी, फिर एक 11th ड्यूटी जो है वो ऐड की गई रिगार्डिंग द एजुकेशन। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसमें कहा गया कि मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द कैबिनेट एडवाइस, कि कैबिनेट जो एडवाइस है उसको जो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि मेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशियल रिव्यू जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या क्लियर होता है कि जुडिशरी की पावर को लिमिट कर दिया, जहां पर ये कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, दैट मीन जुडिशियल रिव्यू यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर कम होगी। तो यहाँ पर ये आता है। फिर उसका यहाँ पर D3 न्यू डीपीएसपी को भी ऐड किया गया था, और प्लस साथ में ये कहा गया था यहाँ पर रेज टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स। तो ये सारा का सारा इमरजेंसी का खेल है, इमरजेंसी वो लगी इसके बाद, तो उसके टाइम पे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहते हैं। फिर उसके बाद साथ में आता है कि प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, और ये स्टिल अभी तक चल रहा है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को क्रिएट करने की बात जो है वो की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना। प्लस साथ में यहाँ पर प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर, यानी कि आपका पार्ट 14A जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया, जिसमें आर्टिकल 323A भी के साथ लिंक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स है, इसमें फॉरेन ट्रिब्यूनल आते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आते हैं, एडहॉक ट्रिब्यूनल आते हैं, वो सभी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ट्रिब्यूनल्स को पढ़ेंगे। देन उसका 44th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो 1978 में आई इमरजेंसी के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कहा गया कि भाई ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो है ना लोकसभा की वही रहेगी 5 साल ही, कोई चेंजेस नहीं होंगे, रिस्टोर कर दिया उसको। फिर उसका साथ में कहा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उसको आर्म रेबेलियन कह दिया। इंटरनल डिस्टर्बेंस को जो है वो टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया आर्म रेबेलियन के साथ इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहा गया कि प्रेसिडेंट मतलब इट मेड दैट प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द कैबिनेट रिटर्न रिकमेंडेशन। कैबिनेट की अगर रिटर्न रिकमेंडेशन रहेगी तभी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी को। फिर उसका राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ से डिलीट कर दिया गया, और उसको क्या कर दिया, लीगल राइट। तो एक याद रखना, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, और इट मेंशन अंडर आर्टिकल 300A। देन उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कहा गया कि प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, तो ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को रिस्टोर किया गया। कैसी, कौन सी पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर। आपका जो जुडिशियल रिव्यू की पावर यहाँ 42nd अमेंडमेंट से चली गई थी उसको वापस लेकर आए, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं चेंजेस जो आए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सर्टेन प्रोविजंस लगाए गए जिसमें सेफ गार्ड करने के लिए टू रिस्पेक्ट प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी ऐसे नहीं लगा दी जाएगी, उसका भी प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पर एक कहा जाता है कि प्रेसिडेंट रूल चैलेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रोसेस चैलेंज होगी। मतलब प्रेसिडेंट ने जो डिसीजन ले लिया वो तो चैलेंज नहीं होगा, लेकिन जो रिटर्न रिकमेंडेशन आई वो चैलेंज होगी। तो इसीलिए यहाँ पर रिटर्न रिकमेंडेशन का कंसेप्ट जो है वो आता है। देन उसका 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1985 में। 10 शेड्यूल को ऐड किया गया इसमें, जिसमें जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है वो लिखा गया। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कोई MP MLA जीत गया, और जीतने के बाद क्या किया उन्होंने, एक पार्टी से जीते थे दूसरी पार्टी में सरकार बदल ली, वहां जाके फेरबदल कर लिया। जब फेरबदल कर दिया तो जिस पार्टी से जीत कर आए थे उनका वजूद तो वो था, तो जब उन्होंने पार्टी बदल दी तो उनकी सीट भी चली गई।
तो ये सिंपल कंसेप्ट रहता है। और इसके रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश ने अगर हम बात करें तो अभी एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसमें ये कहा था कि अगर ये दल बदलू वाले लोग हैं तो इनकी पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी भाई, इनको ये जिस सरकार से जीत कर आए थे इनको दोबारा जीतना पड़ेगा तभी पेंशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, जिसमें जो है वो वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 साल कर दी गई। और यहाँ पर पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी हुआ करता था। देन उसके बाद जो है वो सिंगल मेंबर बॉडी जो है वो पहले जो है वो सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, फिर उसके बाद मल्टी मेंबर बॉडी बन गया 1989 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है। फिर उसके बाद 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में, और इसमें जो है वो आपका दिल्ली को जो है वो नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो बनाया गया, प्लस साथ में दिल्ली के पास लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और उनके पास जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे दिल्ली के लिए, यानी कि दिल्ली बिकम यूनियन टेरिटरी। फिर 73rd अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो 1992 में अमेंडमेंट हुई, और इस अमेंडमेंट के थ्रू अगर हम बात करें तो पंचायती राज सिस्टम को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया आर्टिकल 243A। इसमें एक आर्टिकल आता है 243D। 243D में जब रिजर्वेशन की बात की गई है, तो ये भी आर्टिकल जो पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। प्लस साथ में याद रखना है यहाँ पर फाइनेंस कमीशन स्टेट का स्टेट लेवल पर और इलेक्शन कमीशन स्टेट लेवल पर वो भी बनाए गए, और उन दोनों के आर्टिकल्स आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर याद रखना कि 11th शेड्यूल को ऐड किया गया, और उसके बाद आपका जो है वो 12th शेड्यूल आता है। 11th शेड्यूल जो है पंचायती राज में ऐड किया गया। 12th शेड्यूल आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ का कंसेप्ट आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद 86th अमेंडमेंट हुई थी हमारे संविधान में 2002 में, जिसमें जो राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था, जिसमें 0 से लेकर यानी कि एज अंटिल 14 तक जो है वो अर्ली चाइल्डहुड 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करना इट इज़ मतलब ये फंडामेंटल राइट है, और बाद में इसको एज एन फंडामेंटल ड्यूटी भी जो है वो हमारे संविधान में ऐड किया गया। तो ये काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग, और जुडिशियल रिव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अलग से जो है वो वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्टर।